वो निजीकरण लाया ही इसीलिए कि इन मूल निवासियों को नौकरी से बाहर निकाले, इनके जो सामाजिक आर्थिक जो विकास होगा उससे दूर रखे, इसीलिए तो निजीकरण उन्होंने लाया। इसलिए दोस्तों, बाबा साहब ने कहा था इस देश की आर्थिक नीति कैसी हो, उस पर उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है भारत की जो आर्थिक नीति हो उसमें राज्य समाजवाद का समावेश हो, मतलब सरकारी नौकरी को बढ़ावा देना होगा, मतलब कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा, मतलब कृषि के क्षेत्र में जो कार्य किए जाते हैं, जो खेती हो रहा है उसमें वर्तमान में देखा गया है कि हम ही मूल निवासी लोग खेती करते हैं। लेकिन बाबा साहब का जो आर्थिक जो सोच थी, उनका कहना था कि कृषि के क्षेत्र में सामूहिक खेती हो, मतलब सभी वर्ग के लोग खेती करेंगे। वहां पर जब सामूहिक खेती होगा तो उनके अंदर जो सामाजिक असमानता है वो कम होगा। आप यह देख सकते हैं कि हम जब सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर सभी वर्ग के लोग कार्य करते हैं, सभी लोग का एक पद है, सभी लोग बैठकर बात करते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन कृषि में ऐसा नहीं है, कृषि में हमारे ही महिलाएं, हमारे ही पुरुष कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा था 1947 में कि भारत के तीव्र औद्योगिकरण के लिए राज समाजवाद आवश्यक है, निधि उद्यम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब राज समाजवाद यदि स्थापित करना हो तो जो प्राइवेट जो कंपनियां है वो राज समाजवाद स्थापित नहीं होने देगी। उन्होंने ऐसा बात कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने। उन्होंने कहा कि यदि निजी उद्यम अधिक विकास होता है तो उन समस्याओं को पैदा करेगा जो निजी पूंजीवाद ने यूरोप में पैदा किया है, जो भारतीयों के लिए चेतावनी है। ये बाबा साहब अम्बेडकर 1947 में ही वो तब कहे जब भारत का संविधान बनने के लिए शुरू हुआ था। इसका मतलब बाबा साहब एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे। उन्होंने राज्य एवं अल्पसंख्यक जो किताब लिखा है उसके माध्यम से संविधान निर्माता को ये बता रहे थे कि भारत की आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए। भारत की सरकारी संस्थाओं में हिस्सेदारी के लिए ओबीसी को 1990 में मंडल कमीशन के माध्यम से 27% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। रिजर्वेशन एक हिस्सेदारी का मामला है, इसलिए कि 1990 में हिस्सेदारी के लिए जब मंडल कमीशन लागू हुआ, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने की बात हुई, तो इन ब्राह्मणवादी ताकतों ने 1991 में साजिश के साथ नई आर्थिक नीति लाया। ये ओबीसी को रोकने का, आरक्षण से रोकने का प्रयास था। 1991 में जब इन्होंने नई आर्थिक नीति लाया जिसको हम एलपीजीबी कहते हैं, और उसी नई आर्थिक नीति में उन्होंने निजीकरण को लाया है 1991 में। निजीकरण दोस्तों एक ऐसा मशीन है जो मूल निवासियों को हीरो से जीरो बनाने का मशीन है। यदि निजीकरण देश में बढ़ता है तो हमारी जो आर्थिक प्रगति है, हमारी जो सामाजिक समानता की ओर समाज बढ़ रहा है, उसे शून्य करने का यह साजिश है। तो जैसे ही 1991 में नई आर्थिक लाया तो निजीकरण की वहीं से शुरुआत हो गई। और यह निजीकरण एक घोटाला है दोस्तों, निजीकरण एक घोटाला है। एससी एसटी ओबीसी को अधिकारों पर उन्होंने डाका डाला है। इसीलिए उन्होंने हमेशा यह तर्क देते हैं कि निजी संस्था को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा इस देश के जो हुक्मरान है, जो शासक है, उन्होंने कुछ सालों पहले बोला था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हमारा रेल को बेचा जा रहा है, हमारा सेल को बेच चुका है, हमारा एयर इंडिया को बेच रहा है, बीएसएनएल को तो बेच ही चुका है। आज हम एक मालूम चला, एक साथी एग्जाम देने के लिए बोकारो आए हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्टेशनों पर आज उसका शिलान्यास हो रहा है, स्टेशन का शिलान्यास हो रहा है। तो किस लिए कर रहे हैं? जब स्टेशन का वो डेवलप करेंगे उसके बाद वो निजी हाथों को दे देंगे, सरकारी पैसा से डेवलप करेंगे और वह संपत्ति को निजी के हाथों में दे देंगे। इसीलिए निजीकरण हमारी संपत्ति को, आपकी संपत्ति को निजी को हाथों में देने की एक व्यवस्था है दोस्तों। लेकिन जैसे ही राष्ट्रीयकरण लागू होगी तो नौकरियां बढ़ेगी, उद्योग धंधे सरकारी बढ़ेंगे तो हमारा नौकरी की संख्या बढ़ेगा। आज हम जहां काम करते हैं
वहां पर निजीकरण का बोलबाला है। जो कुर्सी पर कल हम बैठते थे, जो कुर्सी पर हम बैठकर मूव करते थे, बहुत ठाठ बाट से मूव करते थे, आज वह कुर्सी हमसे रिमूव हो गया है। आज वह कुर्सी हमसे रिमूव हो गया है। लेकिन आज के जो युवा है, आज के जो कर्मचारी हैं, उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि क्या हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, आज जो मैंने जो विषय लगाया है, राष्ट्रीयकरण का पैगाम, निजीकरण पर लगाम, यह बहुत ही इस महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए हम BS4 अभियान जो लाए हैं, उस BS4 अभियान के माध्यम से हम बहुआयामी समाधान निकालेंगे। बामसेप ने 1978 से जन जागृति के माध्यम से दोस्त और दुश्मन की पहचान बहुत हद स्थापित कर चुका है। हम मूल निवासी जो कंसेप्ट है, मूल निवासी पहचान हम स्थापित कर चुके हैं। और जैसे ही मूल निवासी कंसेप्ट स्थापित किए हैं, मूल निवासी पहचान स्थापित किए हैं, तब से हाफ पैंट वालों का 0 पैंट हो चुका है। वे बयान दे रहे हैं कि मूल निवासी कौन है। मैं एक आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। कुछ दिन की घटना है। एक एंटीना वाले आता है और दूसरे अपने ही DNA वाले के पास जाकर अपनी पीड़ा सुनाता, अपनी दुख सुनाता है। क्या दुख सुनाता है? वह दुख सुनाता है कि देखो ना भाई, कि पूरा भारत में हम एंटीनो वालों को लोग गाली दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बामसेप ने जो 1978 से जन जागृति अभियान चलाया, उसका प्रभाव ये हुआ है। दोस्त दुश्मन की पहचान हो चुका है। इसीलिए एक एंटीना वाले भी आज अपनी पीड़ा अपने DNA वाले के साथ ही सुना रहा है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ब्राह्मणवाद की जड़ें इतना मजबूत नहीं जिसे उखाड़ा न जा सके। ब्राह्मणवाद की जड़ें इतना मजबूत नहीं जिसे उखाड़ा न जा सके। हमने अभी हिलाया है और हिलाएंगे। आप BS4 अभियान में शामिल होइए, हम इसे उखाड़ के फेंक देंगे। जय भीम, जय मूल निवासी।